हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग तरंग प्रकाशिकी चैप्टर को शुरू किया था हम लोगों ने। अगर मैं बात करूं एक बार पुनः पहले चैप्टर की, तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र को मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे तो आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो गया होगा। तो मेहनत से आराम से आप उसको पढ़ते रहिए। जब भी विद्यालय खुलता है, कॉलेज आपका खुलता है, कॉलेज में कांटेक्ट करिए और उसमें से कौन सी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर उस पर कम ध्यान लगाते हुए बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नज़दीक आता चला जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं बात करूं पिछले क्लास की। पिछले क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर शुरू किया था, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में मैंने आप लोगों को प्रकाश की प्रकृति के विषय में पढ़ाया था। इसके पश्चात न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ाया था। न्यूटन के कणिका सिद्धांत को जानने के पश्चात हम लोग तरंगाग्र पढ़े थे। तरंगाग्र दो प्रकार का होता है, उसको भी हम लोगों ने चित्र बनाकर उसकी परिभाषा को पढ़ा था। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की कमियां क्या हैं, इसके पश्चात प्रकाश की पथ और प्रकाश के अपवर्तनांक की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता, इन सभी टॉपिकों के साथ मैंने तरंग प्रकाशिकी का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। पुनः आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, यानी कि द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा कैसे तरंग के परावर्तन की व्याख्या की जाती है। मैंने आपको बताया है कि प्रकाश की मैक्सिमम टॉपिकें ऐसी हैं जिसे हम बिना फिगर के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। तो पहले हमको फिगर बनाना होगा, इसके पश्चात फिगर के विषय में जानना होगा, फिर हमें उसके सूत्र को समझना होगा या सिद्ध करना होगा। तो आज मैंने फिगर तैयार कर रखा है, क्योंकि फिगर बनाने में काफ़ी टाइम चली जाती है, इसीलिए आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए मैंने फिगर को रेडी किया है। फिगर कैसे बना है वो भी आप जान जाइए फिगर के विषय में, फिर फिगर कहना क्या चाहता है ये भी आप जान जाइए। तो फिगर में सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ XX' खींचा गया है। अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसमें एक समतल तरंगाग्र AB है। तो एक प्रकाश की किरण देख रहे होंगे, ऐसे आ रही है, बिंदु A पर टकराती है और ऐसे चली जाती है। बिंदु A पर ये एक अभिलंब खींचा गया है जिसमें मैंने आपतन कोण को दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक दूसरी प्रकाश की किरण है, मैं आपको नॉर्मलता भी फिगर के विषय में बता रहा हूँ। अब इस हेडिंग के लिए इस फिगर में क्या कहना है वो मैं दूसरी बार बताऊंगा। फिर आप एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं, वो बिंदु A' पर टकराता है। बिंदु A' पर ये अभिलंब खींचा गया है और ऐसे प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का ये कोण परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब जो ये बिंदु A है, इससे दूसरे वाले प्रकाश की किरण पर आप लंब डाल देंगे एक। ठीक है, और जो ये बिंदु A है, ये जो परावर्तित किरण थी पहली वाली, इस पर आप लंब डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सिंपल सीधा फिगर है, आप फिगर को बना लेते हैं। ओके, अब बात आती है कि इस फिगर में ये फिगर बनता कैसे है, यानी कि इसकी कहानी क्या है, इसकी सहायता से हम सिद्ध क्या करेंगे उसके विषय में जानते हैं। पर स्थित प्रकाशों से चलने वाला समतल तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ XX' पर इस प्रकार आपतित होता है कि प्रकाश किरण अभिलंब के साथ बिंदु A पर I कोण बनाता है। ठीक है, जब समतल तिरछा तरंगाग्र AB पृष्ठ XX' पर तिरछा आपतित होता है, तो जैसे ही समतल तरंगाग्र AB का A इस परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, वैसे ही द्वितीयक तरंगिका निकलनी शुरू हो जाती है। तो द्वितीयक तरंगिका जब निकलनी शुरू हो जाती है तो मान लेता हूं कि वो चाल या वेग V से वो आगे गति करती हैं, वो V से आगे गति कर रही हैं।
अब देखते हैं कि जैसे जैसे समतल तिरछा तरंगाग्र AB आगे जाता जाता है, वो बिंदु A और A' के बीच सभी बिंदुओं से टकराता चला जाता है और इन सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। परावर्तक पृष्ठ XX' होने के कारण जो द्वितीयक तरंगिका होती है वो पृष्ठ के ऊपर ही फैलने लगती है। ठीक है, अब मान लेता हूं कि जब बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका निकली होगी, सेम उसी समय बिंदु B से भी तरंगिका निकली होगी, आगे आगे जा रही है। तो जितने समय, मान लेता हूं कि t सेकेंड के पश्चात ये कहां पहुंचती है, बिंदु A' पर पहुंचती है। जो B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका थी वो कहां पहुंचती है, t सेकेंड के पश्चात बिंदु A' पर पहुंचती है। तो उसी समय बिंदु A से भी जो द्वितीयक तरंगिका निकली होगी v वेग से t सेकेंड में, वो आगे बढ़ रही थी। मैंने द्वितीयक तरंगिका की स्थिति को ज्ञात करने के लिए BA' v वेग से है, t टाइम है, तो vt दूरी उसने तय किया होगा, तो vt दूरी की त्रिज्या से एक गोली चाप लगाते हैं। उस समय बिंदु A से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका की स्थिति रही होगी वो यहां पर रही होगी, इस गोली चाप पर रही होगी। तो मैंने किया क्या कि बिंदु A से गोलीय चाप पर एक स्पर्श रेखा खींच लिया। जो मैंने स्पर्श रेखा खींचा उसमें A' B' जो रहा होगा वही परावर्तित तरंगाग्र का काम किया होगा। ठीक, तो ये बातें हो गई फिगर के विषय में। इसके पश्चात अब मैं देख रहा हूं कि जो त्रिभुज ABA' है, त्रिभुज ABA' तथा त्रिभुज AB' में, ठीक है, यही चीज हम लोगों को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABA' तथा त्रिभुज AB' में क्या लिखेंगे, जो BA' है वो AB' के बराबर है, BA' बराबर AB'। इसका कारण क्या है, ये जो दोनों हैं ये दोनों किसके बराबर हैं, VT के बराबर हैं। मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूं कि कैसे। ये दोनों VT के बराबर है। A से तरंगिका निकली है, V वेग से आगे बढ़ रही है। B से तरंगिका A' तक आने में V वेग से आ रही है t सेकेंड के पश्चात। तो जितनी दूरी इसने तय किया था उसी दूरी की त्रिज्या से मैं चाप लगाता हूं। क्योंकि भाई दोनों की चाल क्या है, समान है। जितनी समय ये लिया है उतने ही समय में ये कितनी दूरी तय किया है वही मैंने ज्ञात किया था। तो इसी दूरी की त्रिज्या से चाप लगाया, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो जो BA' है, BA' ये किसके बराबर हो गया, AB' के। अब देखता हूं कि जो एंगल ABA' है, माने कोण ABA' ये बराबर है कोण AB' के। उसका कारण क्या है कि दोनों समकोण हैं। दोनों क्या है, समकोण है। ठीक, दोनों समकोण है। इसके पश्चात अगर देखा जाए, अब जो इस त्रिभुज में AA' है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप लिखेंगे AA' ये बराबर है AA' के। इसका कारण क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ है। जब ये दोनों में उभयनिष्ठ हुआ, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये एक राइट एंगल हो गया, अर्थात त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसको हम लोग संकेत के रूप में लिख सकते हैं, त्रिभुज ABA' सर्वांगसम त्रिभुज AB'A'। अब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण एक समान होते हैं। तो संगत कोण की मैं बात करूं तो कोण BAA', कोण BAA' ये बराबर होगा B'
बी डैश ए डैश ए के। कोण बी ए डैश का जो मान है वो एंगल आई है, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आपतन कोण यानी कि एंगल आई बराबर है परावर्तन कोण एंगल आर के। ठीक, तो ये क्या है? यही तो परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक, तो इस फिगर की सहायता से परावर्तन का तो दूसरा नियम सिद्ध हो गया और परावर्तन की व्याख्या करनी थी, अभी एक नियम बचा है। तो इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कि चित्र में या चित्र से क्या कह सकते हैं, सुन के लिखिएगा आप लोग। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में स्थित है, अर्थात ये परावर्तन के पहले नियम का भी पालन इसने कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ाया आपको? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ओके, सो राइट डाउन, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या को स्पष्ट किया। अब हम लोगों को उसी टॉपिक में पढ़ना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो अभी हम लोग पुनः एक फिगर बनाएंगे, फिगर के माध्यम से ही समझेंगे कि कैसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की भी व्याख्या होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। फिगर आप समझ सकते हैं और इसे आप बना भी सकते हैं। फिगर बन जाता है तो आप लिखेंगे क्या कि अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से चलने वाला समतल तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण या आपतन कोण आई बनाता है। अब जो ये समतल तिरछा तरंगाग्र है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो बिंदु ए और ए डैश के सभी बिंदुओं से टकराता जाता है और द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती चली जाती है। तो सबसे पहले जो द्वितीयक तरंगिका निकलती है वह बिंदु ए से निकलती है और दूसरे माध्यम में v2 वेग से चलनी या गति करनी शुरू कर देती है। इसको आप यहीं रहने दीजिए। आ जाते हैं बिंदु बी। बिंदु बी से मान लेता हूं कि जो प्रकाश की किरण चल रही है या द्वितीयक तरंगिका जो निकल रही है वो v1 वेग से है। t सेकंड के पश्चात वो बिंदु ए डैश पर पहुंचती है। जैसे ही वह बिंदु ए डैश पर टकराने वाली होती है उस समय तक वह v1t दूरी तय कर चुकी होती है। अब हम करते क्या हैं कि बिंदु ए से निकली द्वितीयक तरंगिका की स्थिति को ज्ञात करने के लिए t सेकंड में v2 वेग से जितनी दूरी तय की चुकी होती है, यानी कि ए बी डैश का मतलब हो गया v2t, दूरी की त्रिज्या से एक गोली चाप खींच लेते हैं। जब गोली चाप खींचते हैं तो एक स्थिति मिलती है बी डैश। करते क्या है कि ए डैश से बी डैश की गोली चाप पर एक स्पर्शी रेखा खींच देते हैं। जो स्पर्शी रेखा ए डैश बी डैश होता है वही अपवर्तित तरंगाग्र का कार्य करता है। जब अपवर्तित तरंगाग्र का कार्य करता है तो अब हम लोगों को व्याख्या करनी है कि क्या है इसमें। तो अगर देखा जाए फिगर से तो बी से ए डैश तक पहुंचने में उसने v1t की दूरी तय की है, यानी कि लिखा जा सकता है बी ए डैश बराबर v1t। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ए बी डैश इक्वल टू v2t। क्लियर है? बी ए डैश इक्वल टू v1t और जो ए बी डैश है वो v2t के इक्वल है। ओके, चलिए सर देखते हैं इसमें आगे हम लोग क्या कहेंगे।
अब मान लेते हैं कि माना आपतित तरंगाग्र, तो सर आपतित तरंगाग्र है क्या? आपतित तरंगाग्र है ए बी। आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के साथ, अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के साथ आई तथा अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के साथ आर कोण बनाती है। फिगर में देखा जाए, ये आपतित तरंगाग्र ए बी यक्स यक्स डैश लाइन के साथ आई का कोण बना रही है, ये परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश इसी लाइन के साथ आर का कोण बना रही है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या लिखा जा सकता है? साइन आई इक्वल टू ए बी अपान ए डैश, ए डैश बी अपान ए डैश। ए डैश बी की वैल्यू क्या है? ए डैश बी या बी ए डैश की वैल्यू V1T अपान ए डैश, इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में भी हम लोग लिख सकते हैं साइन आर इक्वल टू लिखा जा सकता है ए बी डैश अपान ए डैश। ठीक है, ए बी डैश अपान ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू क्या है? V2T, यानी कि इसको लिखा जा सकता है V2T अपान ए डैश। इसी को मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देता हूं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या वैल्यू है? V1T, यहां से V1T अपान ए डैश, V1T अपान ए डैश में आप भाग दे रहे हैं V2T अपान ए डैश। इसको पुनः लिखा जा सकता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1T अपान ए डैश, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए डैश अपान V2T, ये इससे कैंसिल हो गया। मिला क्या? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1T अपान V2T, ये टी से कैंसिल। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2, और यही जो V1 अपान V2, ये साइन अपान साइन आर इक्वल टू होता क्या है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमको मिल जाता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो जरा बताइए कि ये जो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट है, ये है क्या? स्नेल के अपवर्तन का नियम है, जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या की।
अब मैं अगर बात करूं चित्र से, आप चित्र में आ जाइए। चित्र से अब जरा देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये कौन से नियम का पालन हो गया? अपवर्तन के पहले नियम का पालन हो गया। तो सर इस तरीके से हमने आप लोगों को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या को भी स्पष्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।